हेलो मेरे जेई और नीट के प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम टू माय लाइव सेशन। आज पहली बार इस साल का नया सेशन में लेके आया हूं आपके लिए। अचीवर्स एक्सप्रेस की इस जर्नी में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। मैं हूं संजय आर्य, आपका केमिस्ट्री एक्सपर्ट, और आज हम लोग जानेंगे सॉलिड स्टेट 12th स्टैंडर्ड के पहले चैप्टर को, और जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड्स। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस बारे में कि ये पर्टिकुलर चैप्टर, ये पर्टिकुलर टॉपिक कहां से उठाया गया है। तो गाइस 12वें स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो हमारा चैप्टर था सॉलिड स्टेट, उसी को हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो द सॉलिड स्टेट चैप्टर से ये टॉपिक हमने पकड़ा है जेईई नीट के लिए, और ये मेरे जो लेक्चर्स हैं 11th 12th जेईई और नीट सभी के लिए डेडिकेटेड हैं। अगर आप ये लेसन्स प्यार से पढ़ते हैं, डेडिकेशन से पढ़ते हैं, तो आप लोग ये रियलाइज कर पाएंगे कि एट द एंड ऑफ द डे आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, आपके बुक्स जो एनसीईआरटी है या एग्जाम्पलर है उसके क्वेश्चंस भी आपसे बनने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज के इस लेसन को। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि कौन कौन सी स्टेट होती हैं सॉलिड्स की। चलिए मुझे कमेंट में बताइए कि सॉलिड्स की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, किसी भी पर्टिकुलर मैटर की कौन कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, मुझे बताइए इसमें कौन से कॉमन स्टेट्स होते हैं। एक्सेप्शनली तो बहुत सारे स्टेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। किसी भी मैटर के उनके पार्टिकल के कुछ पोजीशंस की वजह से या पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से मल्टीपल स्टेप्स जो होते हैं, मल्टीपल मैं कह सकता हूं उनके जो स्टेट्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनमें सबसे कॉमन होते हैं ये तीन। क्या नाम है इनका? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, SLG। यस, और सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा भी प्लाज्मा भी एक फॉर्म होती है एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी एक फॉर्म है। लेकिन ये जो स्टेट्स होती हैं ये नॉर्मल कंडीशंस पे एग्जिस्ट करते हुए नहीं मिलेंगी आपको, या कह सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक स्टेट्स नहीं है मैटर की। इसलिए आज हम लोग सिर्फ क्लासिकल या कैरेक्टरिस्टिक स्टेट्स को जानते हैं जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और ये आपस में कैसे डिफरेंट है ये मैं आपको इस एनिमेशन से समझाता हूं। ये देखिए, ये एक सॉलिड स्टेट है, पार्टिकल्स देख पा रहे हो आप। सॉलिड स्टेट के अंदर पार्टिकल्स बड़े ही कॉम्पैक्ट तरीके से पैक्ड हैं, इतने कॉम्पैक्ट कि वो आपस में मूवमेंट भी शो नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं लिक्विड स्टेट की, तो लिक्विड स्टेट के अंदर पार्टिकल्स मूवमेंट तो शो कर रहे हैं, लेकिन अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया किसी भी कंटेनर का, यानी ये कंटेनर का जो गिवन स्पेसिफाइड वॉल्यूम है उतना ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं, लेकिन पार्टिकल्स के बीच में गैप है जिसके वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव कर पा रहे हैं। अब बात करें अगर हम लोग गैसियस स्टेट की, तो गैसियस स्टेट के अंदर पार्टिकल्स बहुत ही फ्री हैं, इनके बीच का जो अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ऑलमोस्ट नलिफाइड है या कह सकते हैं नेग्लिजिबल है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल एक्वायर कर रहे हैं इस पूरे पूरे सिस्टम के हर एक कॉर्नर को, हर एक जगह को। समझ में आई बात आपको? तो सॉलिड, लिक्विड और गैस का ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं जो चैप्टर जिस चीज पे बेस्ड है वो है सॉलिड स्टेट के बारे में। तो सॉलिड स्टेट को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। कहा जा रहा है कि कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी पर्टिकुलर मैटर के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट होने के लिए। तो आप जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से बेसिकली फैक्टर्स होते हैं। जरा आप मुझे बताइए, गैस करके बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे कोई भी पर्टिकुलर मैटर के अलग अलग पर्टिकुलर स्टेट में एग्जिस्ट करने के लिए। कौन मुझे बताएगा? देखिए मुझे यहां से आया है सॉलिड, लिक्विड, गैस। बहुत अच्छा आंसर दिया चेतन आपने, वेरी नाइस। ऋषिश ने भी जवाब दिया है, लेकिन ऋषिश का क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जानते हैं यहां से। नंबर 1 होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और नंबर 2 है थर्मल एनर्जी। तो गाइस बेसिकली क्या हो रहा है कि दो ऐसे पैरामीटर्स हैं, एक का नाम था मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन का मीनिंग क्या हो गया? जो पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास लेके आए। ये देखिए, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम क्या है? टू ब्रिंग द पार्टिकल क्लोजर, यानी पार्टिकल्स को आपस में बांध के रखने का काम कौन कर रहा है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। और थर्मल एनर्जी क्या काम कर रही है? थर्मल एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से पार्टिकल्स बहुत ही हायर एनर्जी को लेके मूव करते रहेंगे, और ये मूवमेंट की जो एनर्जी होती है जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते थे, जब ये काइनेटिक एनर्जी पूरे के पूरे पार्टिकल्स की समाप्त कर दी जाए तो ये किस में इंपार्ट करेगी? ये इंपार्ट करती है मैटर के अंदर एज द नेम थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी जो बेसिकली होगी वो क्या काम करेगी? एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से दूर ले जाएगी, क्योंकि इस एनर्जी के चलते पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूवमेंट कर रहे हैं, टकराएंगे, कोलिजन्स होगा, उसके बाद में फिर रिफ्लेक्ट होंगे, फिर किसी अदर डायरेक्शन में निकलेंगे। तो ये दो पार्टिकल जो बेसिकली दो आपके पैरामीटर्स हैं जो डिसाइड करने वाले हैं कि कौन कौन से
मैटर के स्टेट्स एग्जिस्ट करेंगे उनको और डिटेल में थोड़ा जानते हैं। तो इन दोनों से बेसिकली 3 टाइप के केसेस आपको मिलने वाले हैं। कौन से हैं वो 3 केस? नंबर 1 केस है अगर आपका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, या कह सकते हैं कम है थर्मल एनर्जी से, वो जनरल है। थर्मल एनर्जी एक ऐसा टर्म है जो मैग्नीट्यूड वाइज किसी भी पार्टिकुलर फोर्स से इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा होने वाला है। तो अगर मैं बोलता हूं कि नॉर्मली ज्यादा है, थोड़ा बहुत ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि ये सॉलिड स्टेट है। अगर मैंने कहा कि मॉडरेटली ज्यादा है, मॉडरेटली ज्यादा का मीनिंग क्या हो गया? ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तो ये बनेगा लिक्विड स्टेट। लेकिन मैं कहूं कि थर्मल एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, दैट कि आपका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेग्लिजिबल? ये देखिए, मैंने यहां पे हीट किया, हीट करने से जनरली क्या होता है? पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती है। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं सॉलिड के जो पार्टिकल है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं एक वाइब्रेशनल मोशन, अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव। टू एंड फ्रो मूव करने की वजह से ये सिर्फ पार्टिकल के बीच में सिर्फ एक ही टाइप का आपको मूवमेंट दिख रहा है, दैट इज वाइब्रेशनल मोशन। लेकिन यही बात करूं मैं लिक्विड्स में, तो लिक्विड्स के पार्टिकल एक्वायर कर रहे हैं उनको जो गिवन स्पेस है वो, और काफी फास्ट मूव कर रहे हैं। लेकिन गैस के पार्टिकल्स एकदम रैंडमली क्रेजीली बेसिकली मूवमेंट कर रहे हैं। इस क्रेजी मूवमेंट की वजह से ये एक्वायर कर लेते हैं सारा का सारा वॉल्यूम जो भी इनको अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस रूम के अंदर खड़ा हूं, तो ऐसा कौन सा पार्टिकल है, ऐसा कौन सा मैटर है जो इंटायर रूम में प्रेजेंट है? इसका आंसर मुझे चाहिए। क्या ये एक पेन है? क्या सॉलिड स्टेट ये एक पेन है जो सारे रूम के अंदर ऑक्यूपाई कर रहा है? क्या सारे रूम का ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल्यूम? नहीं, ये सिर्फ अपना लिमिटेड वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या ये वाटर है? क्या ये वाटर हो सकता है? क्योंकि वाटर बेसिकली क्या कर रहा है, अगर मान लीजिए बॉटल 1 लीटर की बॉटल है, तो इस 1 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो कौन सा ऐसा मैटर है, कौन सी ऐसी चीज है जिसने पूरे इस रूम को ऑक्यूपाई किया हुआ है? देखिए कितने सारे मुझे आवाज आए हैं। एयर मुझे आंसर मिला है, चेतन कुमार ने सही आंसर दिया है, ऋषिश ने कहा है कि गैस इज द आंसर, बिल्कुल सही है। तो गैस बेसिकली एक स्टेट हो गई है लेकिन गैसियस स्टेट के अंदर ऐसा कौन सा मैटर है? वो गैसियस स्टेट के अंदर जो मैटर होगा वो एयर ही है। बिल्कुल सही इन्होंने जवाब दिया। और आगे भी मुझे कुछ आंसर आए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अभिषेक कुमार कह रहे हैं हाय, हेलो अभिषेक चलिए आ जाते हैं फिर से इसी बात पे। तो क्वेश्चन इज कंटिन्यूड कि सर कौन सा ऐसा मैटर है जो एंटायर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है? एंड यस, दिस इज एयर ओनली, जिसका कुछ कॉम्पोजिशन, इस एयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन को मैं इनहेल कर पा रहा हूं, एक्सहेल भी कर रहा हूं। तो इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के अंदर यह पता चल रहा है कि पूरे के पूरे रूम के अंदर क्या अवेलेबल है, दैट इज एयर। और ये एयर जो है वो गैसियस स्टेट है, करेक्ट, क्योंकि उसकी थर्मल एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो एक जगह पे टिके नहीं रहेगी, वो हर जगह अपनी ऑक्यूपाई कर लेगी, और उनके पार्टिकल का अट्रैक्शन बड़ा कम है। लेकिन यहीं पे अगर बात करूं इस पेन की, तो ये पेन जिसे मैं इजीली मूव कर पा रहा हूं, इसके हर एक पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को इतना टाइटली पकड़े हुए हैं कि मैं इस पूरे के पूरे सॉलिड को मूव कर पा रहा हूं। अदरवाइज क्या होता, मैं कुछ पार्ट मूव कर पाता, कुछ पार्ट नहीं मूव कर पाता। अब आते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं सॉलिड स्टेट की, यानी सॉलिड स्टेट के अंदर कौन कौन से प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। चलिए जान लेते हैं उनको लाइन वाइज लाइन। नंबर 1 है दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। देखिए भाई, ये बात तो बिल्कुल तय है। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूं इस पर्टिकुलर पेन का, तो क्या मेरे किसी फोर्स ऑफ एप्लीकेशन से ये शेप चेंज हो रही है? ये देखिए, क्या इसे मैं किसी डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहा हूं या मूव कर रहा हूं, तो क्या इसका शेप चेंज हुआ? आप कहेंगे नहीं हो रहा है सर। और क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है? नहीं सर। जो वॉल्यूम, अगर मैंने कहा कि मान लीजिए ये टोटल वॉल्यूम जो है मास का, इसका वॉल्यूम 100 ml है, तो ये 100 ml ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो रहा है। किसके साथ में? अगर मैं कहूं कि मैं इसे कुछ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देता हूं या इसे किसी पर्टिकुलर अदर सब्सटेंस के अंदर पोर कर देता हूं, तो ये चेंज नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग ये हो गया कि चाहे आपके पास में वॉल्यूम हो चाहे शेप हो, वो हमेशा डेफिनेट रहेंगे। देखिए गाइस, मास तो एक ऐसी यूनिट है जो कभी चेंज नहीं होती है। मास जो होगा वो यहां पर भी सेम रहेगा, मून पर भी सेम रहेगा। तो मास ऐसी चीज है जो कभी चेंज नहीं होगी। अगर ये मैंने कहा मास अगर इसका समथिंग है x, तो ये x यहां अर्थ पे भी रहेगा, मून पे भी x रहेगा। इसलिए मास से हम लोग जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे सॉलिड क्यों डिफरेंट है लिक्विड एंड गैस से। लेकिन जो पैरामीटर डिफाइन कर देंगे वो है वॉल्यूम एंड शेप, करेक्ट। लिक्विड की बात करें, अब ये पानी इस बॉटल के अंदर है, तो ये पूरा का पूरा इस बॉटल का शेप लेके चल रहा है।
सेम चीज अगर मान के चलिए इस पानी को मैं डाल देता हूं, 1 लीटर पानी को मैं एक कप में डाल देता हूं या मग में डाल देता हूं, तो ये मग का शेप ले लेगा। बकेट में डालूंगा, बकेट का शेप ले लेगा, और टब में डालूंगा तो टब का शेप लेगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि इसकी शेप फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। अगर ये 1 लीटर पानी तो 1 ही लीटर रहेगा टब के अंदर, 1 लीटर ही रहने वाला है ये मग के अंदर, 1 लीटर बकेट के अंदर, एवरीवेयर। यानी वॉल्यूम अगर मान लीजिए फिक्स्ड है लेकिन शेप फिक्स नहीं है, तो स्टेट कौन सी बन जाएगी? लिक्विड। लेकिन अगर ये दोनों चीजें ही फिक्स ना हो, एक डिओड्रेंट के अंदर जो बेसिकली एयर होती है, या कह सकते हैं जो गैसियस सब्सटेंस होते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिओड्रेंट के अंदर, जैसे मैं उसको पुश करता हूं, जैसे मैं नॉब को पुश करूंगा, एयर बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और बाहर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? वो सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी जो उसको गिवन है। यानी ये पूरे एरिया, इस पूरे रूम का वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेगी। यानी आप कह सकते हो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं हुई, शेप पहले बॉटल के अंदर थी, अब पूरे रूम के अंदर हो गई, तो शेप भी फिक्स नहीं है। तो यानी अगर शेप और वॉल्यूम दोनों ही नॉट फिक्स्ड हो, बिल्कुल डिफाइंड नहीं हो, तो उसे हम लोग गैसियस स्टेट बोलते हैं। करेक्ट। नंबर 2 है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस डिस्टेंस आर शॉर्ट। इसका मीनिंग क्या हो गया? इंटरमोलिक्यूलर जो बेसिकली आपके डिस्टेंसेस हैं, बड़ी शॉर्ट का मीनिंग ये है, अगर मैं इसे क्लिक करूं पहला वाला मैटर जो है मेरा वो है सॉलिड स्टेट। मान के चलिए कि सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? बिल्कुल पास पास दिखाई दे रहे हैं, कॉम्पैक्ट दिखाई दे रहे हैं। यानी ये पार्टिकल जो है एक दूसरे को टच में है, आप कह सकते हैं ये पकड़ में है, एक दूसरे के नियरेस्ट है। इसकी वजह से पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मोशन शो नहीं कर सकते, ये सिर्फ शो कर सकते हैं वाइब्रेशनल मोशन, क्योंकि ये अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसलेशनल यानी वन डायरेक्शनल मोशन, या फिर मैं कह सकता हूं कि कोई और मोशन ये शो भी नहीं कर रहे हैं। बात करें लिक्विड स्टेट की, तो उसके पास में ये अवेलेबिलिटी है, बट इतना ज्यादा भी नहीं, मॉडरेटली अवेलेबिलिटी है। आप कह सकते हो कि यहां के ऊपर यहां सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा सा गैप बना के बैठे हुए हैं, यानी बहुत ज्यादा फार नहीं है। यानी इनके इंटरमोलिक्यूलर जो डिस्टेंसेस होंगे वो एवरेजली या कह सकते हैं मॉडरेटली कम या ज्यादा हैं। लेकिन बात करें गैसेस की, तो गैसेस ने तो भाई साहब साथ ही छोड़ दिया पार्टिकल्स का। एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल पहुंच चुका है राजस्थान, दूसरा पहुंच गया आसाम। तो यानी कहने का मतलब यह हो गया कि पार्टिकल जब एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहेंगे, तो उस केस के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि ये गैसियस स्टेट है। यहां पे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है बहुत ही ज्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है। आइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल सही बात है कि जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के एग्जिस्ट करने के लिए। ये देखिए, अगर मान लीजिए ये सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है ए, एक पार्टिकल मान लीजिए ए है, एक पार्टिकल है बी। अगर इन दोनों के बीच की मैं बात करूं और इनकी बॉन्डिंग की बात करूं, तो अगर ये एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग है, ये एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग है, तो ये एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग अगर मान लीजिए एक्स है। सिमिलरली दो पार्टिकल ले लो, यहां पे ये लिक्विड स्टेट मान लीजिए और ये बी है। इस बार मैं ए और बी ना लेके इस बार मैं ले लेता हूं इन्हें, ए और बी नहीं लेंगे इस बार, हम लोग इस बार ले लेते हैं, इस बार ले लो पी और क्यू पार्टिकल्स हैं और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक दूसरे को वो वाई मान लो। करेक्ट है। ऐसे ही जो ए और बी के बीच की डिस्टेंस है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस जो है उसको अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेट्स से कोई भी अल्फाबेट ले लीजिए पी से। अच्छा, पी यहां पे लिया तो हम लोग इसको मान लेते हैं अल्फा, अल्फा मान लिया, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे मान लीजिए बीटा। तो क्या कंक्लूजन निकल के आएगा? मेरा क्वेश्चन आप सभी से है, मैं सिर्फ दो क्वेश्चन आपसे करूंगा। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मुझे एक आंसर चाहिए, एक्स और वाई के बीच में क्या एरो आना चाहिए, विच वन इज ग्रेटर, ये मेरा नंबर 1 क्वेश्चन है। और नंबर 2 क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर अल्फा और बीटा की बात की जाए तो कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा। मैं फिर से बता देता हूं कि ये क्या है, ये बेसिकली सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स हैं और ये जो है दिए हुए ये है लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स। तो बताइए, एक्स है यहां पे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और ओके यहां पे जो एक्स है वो है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वाई भी सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अल्फा और बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अल्फा और बीटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। चलिए बेटा स्टार्ट हो जाइए, मुझे आंसर आने शुरू हो गए हैं। ओके, तो चेतन बोल रहे हैं कि x विल बी ग्रेटर देन y, x विल बी ग्रेटर देन y, ऐसा मुझे कहा गया है। चलिए देखते हैं, वो तो आंसर पता लगेगा जब हम लोग इसको सोल्व करने जाएंगे। तो कौन सा फोर्स जो होगा ज्यादा होगा, मतलब चेतन का मानना है कि सॉलिड में फोर्स ज्यादा होते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है,
एक और आंसर मुझे आया कि अल्फा इज लेस देन बीटा, वेरी नाइस। चलिए इसे चेक करते हैं, बिल्कुल सही लिखा है। और विद्यापुत्र ने लिखा हेलो सर, बिल्कुल हेलो, वेरी नाइस। नजमीन भी लिख रहे हैं गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, थैंक यू। तो यहां पे बेसिकली क्वेश्चन ये था कि अल्फा बीटा और एक्स और वाई को आपस में हमें जज करना है। तो गाइस अल्फा और बीटा और एक्स और वाई के बीच में जो आंसर आएगा वो अब मैं समझा देता हूं। मैंने क्या बताया आपका कि जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस होती है, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है सॉलिड्स के अंदर बड़ी कम होती है, सबसे कम होती है। इवन पार्टिकल्स को इतनी भी अवेलेबिलिटी नहीं है, इतनी भी फ्रीडम नहीं है कि वो मूवमेंट कर सकें। तो आप कह सकते हो कि सर इस केस के अंदर डिस्टेंस की बात की जाए तो अल्फा जो होगा सॉलिड वाला वो छोटा होगा बीटा से, यानी बीटा बड़ा हो जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, बीटा विल बी ग्रेटर देन अल्फा। अब बात करें पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो जो अट्रैक्शनल फोर्स होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो किस बात पे डिपेंडेंट होता है, वो इस बात पे डिपेंडेंट होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ में कितनी डिस्टेंस के ऊपर क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेंटेन कर रहा है। तो यहां पे आप एक चीज देखिए, जो सॉलिड होते हैं वो सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट इसलिए करती है ताकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम रह सके कंपेयरिंग टू द लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो जब मैंने कहा कि लिक्विड स्टेट है तो लिक्विड स्टेट के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो थोड़ा वीकर होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, किसमें, सॉलिड स्टेट के अंदर। चेतन ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है, बाकी मुझे और भी अच्छे आंसर आए हैं। अभिषेक कुमार जी कह रहे हैं कि अल्फा इज लेस देन बीटा, बिल्कुल सही कह रहे हो अभिषेक, आप बिल्कुल सही आपका गेस है। तो ओवरऑल वी विल गेट एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड the force of attraction in solid is more and the distance in solid between the particle is lesser। मजा आया, ये छोटी सी एक्टिविटी की हम लोगों ने। चलिए बढ़ जाते हैं हम लोग आगे के पॉइंट्स पे। नेक्स्ट बोलता है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं किसी भी पर्टिकुलर सॉलिड स्टेट के, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो कि बेसिकली एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन हो सकते हैं, दे हैव फिक्स्ड पोजीशंस एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। इसका मीनिंग कहने का यह है कि अगर मान के चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं। ये देखिए, जैसे ये सॉलिड के पार्टिकल है, अब ये पार्टिकल इतने क्लोजली पैक्ड हैं, इतने क्लोजली पैक्ड हैं यहां पे पार्टिकल कि ये पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का मोशन करेंगे। ये सॉलिड स्टेट जो आइस है उसके अंदर पार्टिकल जो होते हैं अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा मूवमेंट कर पा रहे हैं। वहीं पे अगर आप बात करें लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स हर तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं एक गिवन स्पेस के अंदर, लेकिन गैस के अंदर तो जितना भी स्पेस अवेलेबल था सारा ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से पार्टिकल जो होते हैं उनका मूवमेंट होता है और पार्टिकल के इस मूवमेंट की वजह से ये बेसिकली एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम प्रोवाइड करते हैं इसी भी पर्टिकुलर सॉलिड स्टेट के अंदर। तो यहां पे आ गए हम लोग कि उनकी मीन पोजीशन के थ्रू मूव करते हैं, इसकी वजह से उनका मोशन कैसा हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन या फिर कह सकते हैं वाइब्रेशनल मोशन। अब आते हैं दे आर इनकंप्रेसिबल एंड रिजिड। इसका मीनिंग हो गया कि सॉलिड जो होते हैं उनको ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ना उनकी शेप चेंज हो रही है, और रिजिड का मीनिंग हो गया उनका शेप फिक्स्ड है, नॉट मूविंग विद एप्लीकेशन ऑफ एनी फोर्स। इट मींस कि ये सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। और इनकंप्रेसिबल का मीनिंग होता है कि आई कांट कंप्रेस इट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब ऐसे बहुत ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो हो सकता है कि पार्टिकल का बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ये पूरा सब्सटेंस ही ब्रेक हो जाए, लेकिन ऑन जनरल फोर्स ऑफ एप्लीकेशन इनकी शेप फिक्स रहेगी, इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी वो रिजिड रहेगी, एक यूनिफॉर्म रहेगी। और ये रिजिड होते हैं दैट मींस कि दे डोंट अलाउ एनी चेंज इन देयर शेप ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये सारे थे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बहुत मजा आया अभी तक, आई होप आप लोग भी उतना ही एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं आज के इस लेक्चर में। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। तो सॉलिड को बेसिकली क्लासिफाई कैसे किया हुआ है, किस बेसिस पे किया हुआ है और कौन कौन से होते हैं। तो गाइस यहां पे दो टाइप के सॉलिड मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। कौन कौन से भाई साहब, कह रहा है अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के अंदर डिफरेंस आया कहां से। अब मैं अगर मान के चलिए मेरे कॉलेज के दिनों की बातें बताऊं या स्कूल के दिनों की बातें याद करो, तो आपको याद है स्कूल के दिनों में जो असेंबलीज होती थी, जहां पे प्रेयर होती थी, वहां पे हम लोगों को हाउस वाइज स्टैंड किया जाता था। येलो हाउस है, ग्रीन हाउस है, ब्लू हाउस है या फिर रेड हाउस है। तो ये चार जो हाउसेस बने, इसका एक तरीका क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जर्सी। उन्होंने जिस तरह के टी शर्ट का कलर है उसके हिसाब से सेग्रीगेट कर दिया। तो ऐसे हम लोग जब क्लासिफाई करते हैं सॉलिड्स को, तो एक तरीका ये बोलता है कि पार्टिकल जो थे सॉलिड में वो कैसे पैक्ड हैं, उस बेसिस पे क्लासिफाई करके देखो। देखो भाई यहां पे क्या लिखा है, solids can be classified as crystalline or amorphous on the basis of the nature of order present in the arrangement of their constituent particle। यानी पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, किस ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, अगर ये आपको पता चल जाए
तो आप पता कर सकते हो कि ये किस टाइप का सॉलिड है, क्रिस्टलाइन वन या अमॉर्फस वन। करेक्ट। ये देखिए अभी यहां पे हमने कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल देखा नहीं है, लेकिन अगर हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व करें तो यह पता चलता है कि यहां पे जो ऑर्डर है वो बड़ा ही कैसा दिखाई दे रहा है आपको, एक रेगुलर टाइप का ऑर्डर दिखाई दे रहा है, रेगुलर ऑर्डर दिखाई दे रहा है। देखिए पार्टिकल ने इस तरह से मूवमेंट किया है, इस तरह से कि मान लीजिए अगर ये पैटर्न है तो क्या सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ये पैटर्न यहां पे रिपीट हो रहा है, ये पैटर्न यहां पे रिपीट हो रहा है। तो थ्रू आउट द क्रिस्टल, थ्रू आउट द इंटायर जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें जब एक ही टाइप का पैटर्न रिपीट होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मॉडल यही है कि एक टाइप की पैकिंग बड़े लंबे समय तक बनी रहेगी, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन अगर हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड की, तो अमॉर्फस सॉलिड कौन से होते हैं? जिसके अंदर पार्टिकल बड़े रैंडम तरीके से पैक्ड है। यहां पे कुछ पेंटागन बन रहा है, यहां पे गए भाई साहब एक पेंटागन बन रहा है, यहां से आए भाई साहब हेक्सागन बन रहा है, दिख रहा है आपको। यहां से गए कुछ अलग ही 4 लाइनों का कुछ बन रहा है, यहां से कुछ क्वाड्रिलेटरल टाइप बन गया। तो कहने का मीनिंग ये हो गया कि जब बॉन्डिंग पार्टिकल्स की कुछ इस तरह हो कि रैंडम स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, यानी कोई लॉन्ग रेंज नहीं, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो गया। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मीनिंग हो गया कि एक टाइप की बॉन्डिंग बहुत लंबे समय तक कंटिन्यूड नहीं है। इनफैक्ट ये थोड़े छोटे समय तक रहने के बाद में रैंडमली कहीं भी कुछ भी चल रहा है। जब रैंडमली चीजें चलती हैं तो उसे हम लोग नाम देते हैं अमॉर्फस सॉलिड, और जब चीजें बहुत ही रेगुलर एक तरीके से पैक्ड होती हैं उसे हम लोग नाम देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। बस यही था इनका डिफरेंस। अब थोड़ा इनको डिटेल में जान लेते हैं आगे बढ़ के एक स्लाइड में। ये देखिए मैंने एक इस तरफ लिखी है प्रॉपर्टी सारी, इस तरफ लिखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, और एक तरफ लिखा है मैंने अमॉर्फस सॉलिड के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रॉपर्टीज को जानिए, और यहां पे जितने भी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं उसको मैं इसी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक बार जरा इस पे व्यू डालिए कि कैसे हम लोगों को सीखना है। प्रॉपर्टीज यहां पे दी हुई हैं सारी, जैसे पैटर्न ऑफ पैकिंग या फिर ऑर्डर इन अरेंजमेंट। नंबर 1, अगर मैं बात करूं पैकिंग की, तो गाइस जो पैकिंग होगी, जो पैकिंग रहेगी यहां पे, मैं कह सकता हूं कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हमेशा एक रेगुलर पैकिंग पोजेस करेगा। रेगुलर पैकिंग का मीनिंग ये हो गया एक फिक्स्ड अरेंजमेंट आपको मिलेगा, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट एक एग्जांपल में कराया था कि जहां पे एक पर्टिकुलर पैकिंग रिपीटेडली अरेंज हो रही हो, या कह सकते हैं कि लॉन्ग रेंज में आपको सेम टाइप की पैकिंग मिले, उसे हम लोग बोलेंगे रेगुलर फिक्स्ड अरेंजमेंट, यानी पार्टिकल हर तरह से एक ही तरह से फिक्सिंग हो रखी है। लेकिन अगर यही सेटिंग पार्टिकल्स की कुछ रैंडम तरीके से हो, यानी जहां पे पहले पार्टिकल्स हमने देखे थे अमॉर्फस के अंदर, कोई कहीं भी बैठा हुआ है, किसी को कोई अता पता नहीं है, बिल्कुल सेग्रीगेशन फिक्स नहीं है, उस तरह के पार्टिकल जो होते हैं, उस तरह के अरेंजमेंट के थ्रू जो हमें सॉलिड बनते हैं, उनका नाम है अमॉर्फस वन। करेक्ट। यानी अगर आपसे मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन भी आता है, ये मेरा क्वेश्चन 11-12 वाले बच्चों के लिए है, मान लीजिए इस तरह से अगर आप अभी कोई एग्जाम राइट कर रहे हैं और आपको सिंपली क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशिएट अमॉर्फस वर्सेस क्रिस्टलाइन, और एक लाइन का कोई आंसर देना हो या 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप ये मेंशन करेंगे कि amorphous and crystalline solids are defined, या we can say कि characterized on the basis of their arrangement of particle, because in crystalline solid the particles are arranged into very specific manner, or we can say a very regular or fixed arrangement, but in terms of amorphous the particles are randomly arranged, or we can say irregularly packed. Correct. अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को किस ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो मैंने क्या बताया था कि यहां पे एक ही टाइप का पैटर्न, जैसे मैं वो जो हेक्सागोनल रिंग है उसको गोला मान लेता हूं, तो ये गोला 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 ऐसे चलते रहेंगे, ये सर्कल जो हैं ये इस तरह से चलते रहेंगे। अगर ये -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक ऐसे ही जा रहे हैं, यानी एक ही टाइप का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब ये हो गया लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक सेम टाइप का पैटर्न फिक्स्ड है। लेकिन यही चीज अगर मैं बात करूं किसके लिए, अमॉर्फस के लिए, तो अमॉर्फस में क्या होगा, अमॉर्फस के अंदर मान लीजिए एक हेक्सागोनल रिंग आई, फिर एक पेंटागोनल हो गया, या एक सर्कल हो गया, मान लीजिए वो मैं अपने अकॉर्डिंग से समझा देता हूं, या एक ट्राइंगल आ गया, या फिर से कोई ऐसा आ गया, या फिर से कोई पेंटागन आ गया। यानी ये अरेंजमेंट जो है, इसे ये समझ में आ रहा है कि एक टाइप का जो पैटर्न है वो थोड़ी देर के लिए चल रहा है, उसके बाद में पैटर्न चेंज हो रहा है। तो जब पैटर्न चेंज हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक मैनर था
वो कॉन्टिन्यूड नहीं रहा। इसकी वजह से ये एक रैंडम आपको एक अरेंजमेंट मिलेगा, और ये रैंडम अरेंजमेंट जो है इसी को हम लोग बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड, और ये कहलाता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब बात करते हैं नेचर ऑफ सॉलिड्स की। नेचर ऑफ सॉलिड का मीनिंग ये हो गया कि अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी पर्टिकुलर सॉलिड को अगर एक बढ़िया तरीके से अगर हमने उसको वो दिया है पैकिंग, तो वो बोलेंगे उसे ट्रू सॉलिड। वहीं पे अगर आप बात करें अमॉर्फस सॉलिड की, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। इसे सुपर कूल्ड लिक्विड बोलने का एक और भी रीजन है, क्योंकि इनकी जब प्रिपरेशन होती है तो उस प्रिपरेशन में हम लोग सडन कूलिंग करते हैं। सडन कूलिंग का मीनिंग ये हो गया, अगर मान के चलिए किसी सॉलिड की प्रिपरेशन हुई, तो जब ये लिक्विड स्टेट से कूल होकर सोलिडिफाई हो रहा था, तो उस प्रोसेस में जब हमने टाइम ही नहीं दिया किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के अरेंजमेंट को, हमने सडन कूलिंग कर दी, जिसे हम लोग क्वेंचिंग बोलते हैं। तो क्वेंचिंग के बाद में, रैपिड कूलिंग के बाद में इसके जो अरेंजमेंट होंगे वो बड़े ही वियर्ड से हो जाएंगे, रैंडमली हो जाएंगे। इस वजह से इसका नाम जो हो जाएगा, ये बन जाएगा सुपर कूल्ड लिक्विड, या फिर कह सकते हैं स्यूडो सॉलिड। करेक्ट है? क्लियर हुआ आपको डाउट? अब बात करते हैं कि प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन का मीनिंग हो गया, ये कैसे बने, तो क्रिस्टलाइन कैसे बने। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जब सॉलिडिफिकेशन चल रहा था, जब लिक्विड स्टेट से सॉलिडिफाई हो रहे थे, तो उस केस में इसको प्रॉपर टाइम मिला एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट एक्वायर करने के लिए, जिस प्रोसेस को नाम दिया जाता है एनिलिंग। एनिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्लो कूलिंग। करेक्ट? तो ये है डिफरेंस बिटवीन एनिलिंग एंड क्वेंचिंग, जो कि बताता है आपको कि कोई भी सब्सटेंस कैसे फॉर्म हुआ है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे ग्लास है, ग्लास का बेसिकली जो केमिकल एलिमेंट, जो केमिकल कंपाउंड है, जो फॉर्मूला होता है, वो SiO2 है, वो सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, और उसके n मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं 3 डायमेंशन के अंदर। तो दो टाइप की चीजें बनती है, एक बनता है क्वार्ट्ज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, एक बनता है ग्लास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। क्वेश्चन ये आता है कि एक ग्लास जो है वो हमारा अमॉर्फस क्यों है, और दूसरा क्वार्ट्ज जो था, क्वार्ट्ज वो हमारा कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों है। तो इसका आंसर जो है वो आंसर बहुत ही सिंपल है कि ये रीजन है इनका उसका मोड ऑफ प्रिपरेशन। एक बन गया है स्लो कूलिंग से, एक बना है रैपिड कूलिंग से। रैपिड कूलिंग को क्वेंचिंग बोलते हैं, बन गया स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड, और ट्रू सॉलिड बना हमारा स्लो कूलिंग से, जहां पे उसको पार्टिकल को अरेंजमेंट का मौका मिला है। अब आते हैं, बात करेंगे इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं बॉस। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो बहुत ही शार्प और आपको फिक्स्ड मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे सोडियम क्लोराइड का होता है 801 डिग्री सेल्सियस, ऐसा नहीं कि 801 से लेकर 810 तक होता है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक फिक्स इसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा 801 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बात करें अगर हम लोग किसी क्रिस्टलाइन वाले की, तो क्रिस्टलाइन के अंदर क्या होगा, डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट। द मीनिंग ऑफ डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट इज कि मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा विल एग्जिस्ट इन अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल ग्लास का 250 से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक कुछ भी हो सकता है। इट मेल्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर रेंज। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके लिए कोई फिक्स्ड आपके पास में मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। अब आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सरफेस क्लेवेज। द मीनिंग ऑफ सरफेस क्लेवेज का मीनिंग होता है कि किसी भी पार्टिकल को अगर आप कट करें, तो देखिए मेरे हाथ में एक प्लास्टिक का ये पेन है, स्टाइलस को जब मैं कट करूंगा नाइफ से, तो मैं पाऊंगा कि जो यहां पे एजेस मिल रहे हैं मुझे, जो कट करने के बाद में, वो बड़े ही रफ सरफेस मिल रहा है, रफ सरफेस है। लेकिन कभी आपने चेक किया हो कि किसी मेटल को कट करके, आयरन की रोड को जब हम लोग कट कर देते हैं इस तरह से, तो एक स्मूथ सा सरफेस आता है और एक शाइनिंग हमें सरफेस दिखाई देता है। तो वो बेसिकली बताना चाह रहा है कि जब भी किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को आप कट करते हैं तो एक स्मूथ एंड शाइनी आपको सरफेस मिलता है। ये होता है किसके अंदर, मेटल्स के अंदर। लेकिन स्मूथ और शाइनी सरफेस ना मिलके अगर आपको बड़ा ही रफ सरफेस मिलता है, तो ये हो जाते हैं आपके अमॉर्फस सॉलिड्स। जैसे एग्जांपल है रबर और वुड। रबर और वुड जब कटते हैं तो बड़े ही इरेगुलर रफ सरफेस प्रोड्यूस करते हैं। वहीं पे अगर मेटल्स जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनको कट किया जाता है तो बड़ा स्मूथ, मजेदार, शाइनी सरफेस दिखाई देता है। अब वो मजेदार है नहीं है वो तो अलग बात हो गई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो भाई साहब, इसी पर्टिकुलर जो डिफरेंस चल रहा है हमारा क्रिस्टलाइन वर्सेस अमॉर्फस का, उसका लास्ट पॉइंट आता है। द लास्ट पॉइंट इज एन आइसोट्रोपिक, और ये है आइसोट्रोपिक। तो आइसोट्रोपिसिटी का कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है उसको जान लो। तो देखो, आइसोट्रोपिसिटी जानने के लिए क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, आपके सामने इमेज में लेके आया हूं। तो इस इमेज में देखिए, या देखिए, जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, तो एक अरेंजमेंट मुझे मिल रहा है,
और वो अरेंजमेंट जो है वो कुछ इस तरह का है। मैं कह सकता हूं कि इसको मैं थोड़ा सा ना और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। यहां से इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। जैसे मान के चलिए, अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल लूं, मैं ये यहां पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को लेके बैठा हूं, तो इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के जब एक डायरेक्शन से मैं गुजरा, मान के चलिए मैं इस डायरेक्शन से इधर आया, ऊपर से लेके ए से लेके बी तक गया, तो ए से लेके बी जो है वो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया। कैसा अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है मुझे कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है सर, कि जैसे ये इस तरह से मान लीजिए दिखाई दे रहा है अरेंजमेंट आपको, बहुत ही विजिबल है। ये कब हो रहा है? जब आप जा रहे हैं ऊपर से लेके नीचे की ओर। करेक्ट है बात। अब एक बार हम लोग यही अरेंजमेंट ट्राई करने की कोशिश करते हैं, एक बार डायगोनली अपोजिट जाके। जब आप डायगोनली अपोजिट जाएंगे इस तरह से, ये मान लीजिए इस तरह से, एक्स से जाइए, वाई की तरफ बाहर निकल जाइए, तो जरा एक अरेंजमेंट को ट्राई करके देखिए कैसा मिल रहा है। अब जो अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा हो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो इस चीज को। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो वेरिएशन मुझे दिखाई दे रहा है, क्या ये सेम प्रॉपर्टीज इंपार्ट कर रहा है दोनों डायरेक्शन से? क्या ये सेम प्रॉपर्टीज इंपार्ट कर रहा है दोनों डायरेक्शन से? अगर मैं इसको और डिटेल में जानना चाहूं तो यही एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, एक सोडियम क्लोराइड के आयन का। ये सोडियम है, ये क्लोराइड है, ये सोडियम है और ये आपका क्लोराइड है। इस तरह से पैकिंग होती है सोडियम क्लोराइड के एक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड का नाम देते हैं। ऑल्टरनेट इस तरह से मैंने अरेंज कर दिए दिखाने के लिए आपको, ठीक है। यहां पे जो सारे के सारे पार्टिकल वो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया उनको बेसिकली सेग्रीगेट करना कि किस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब ये वाला एग्जांपल एकदम परफेक्ट बैठेगा। यहां पे जब आप दो डायरेक्शन से मूव करोगे, मैंने कहा एक तो जाओ यहां से लेके इधर, एक तो जाओ इस तरह से, मैंने कहा ए से लेके बी पे जाओ, और दूसरा जाओ एक्स से लेके वाई तक। तो गाइस आप डिफरेंस देखिए, जब आप जाते ए से बी तक तो पैटर्न क्या बोलता है? Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इस तरह से पैटर्न आ रहा है। लेकिन मैं कहूं कि जाओ डायगोनली तो क्या आएगा? Na। क्या ये डिफरेंट पैटर्न मुझे मिल रहा है? हो गया ना यार। तो क्या होता है कि इसकी वजह से, सिंस हम लोगों को पता है कि पैटर्न जो था वो बड़ा फिक्स था, फिक्स होने की वजह से अलग अलग डायरेक्शन से जब मैं जा रहा हूं तो मुझे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो अलग अलग मिलने लगती हैं। अलग अलग प्रॉपर्टीज का मीनिंग ये हो गया, जैसे कि मान के चलिए उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ। आपने कई बार देखा होगा, कोई बहुत ही बड़ा क्रिस्टल हो या कह सकते हैं कोई पत्थर हो या रॉक हो, अगर हम लोग उसको ब्रेक करते हैं तो कोई पर्टिकुलर प्लेन पे कितना ही मार ले कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन वही चीज अगर हम लोगों ने रोटेट करके एक तरफ मारी तो पूरा पत्थर आपस में स्प्लिट हो गया दो पार्ट्स में। तो ये है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टी, जैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, या आपके इलेक्ट्रिकल या थर्मल कंडक्टिविटीज हो गई, ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट रिजल्ट देती हैं। इसीलिए हम लोग यहां पे ये कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो बेसिकली आइसोट्रोपिक नहीं है। आइसो का मतलब डायरेक्शन, सेम। ट्रॉपिक मतलब डायरेक्शन, यानी अगर आपको सारे प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन से सेम मिले तो वो आइसोट्रोपिक है। वो चीज होती है हमारे अमोर्फस के अंदर। अमोर्फस के अंदर क्या हो रहा है? पार्टिकल रैंडमली कहीं भी पैक्ड है, ऐसे पैक्ड है कि चाहे यहां से जाओ यहां, चाहे लेफ्ट से जाओ राइट, चाहे ऊपर से आओ नीचे, पार्टिकल इतने रैंडमली पैक्ड है कि हर तरफ सिमिलर टाइप का अरेंजमेंट ही मिल रहा है, जिसकी वजह से सारे की सारे जो प्रॉपर्टीज होंगे वो आपको सिमिलर मिलेंगे, इक्विवेलेंट मिलेंगे। आई होप कि आपको आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिसिटी का ये फंडा पसंद आया होगा। ये मेरा एग्जांपल जो मैंने NaCl के थ्रू समझाया वो आपको समझ में आया होगा। और अगर किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे मेंशन करिए मेरे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूं ASAP। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अभी तक मुझे किसी का डाउट मिला नहीं है। ऑल वेल, ऑल सॉर्टेड, वेरी नाइस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो थी आइसोट्रोपिसिटी, उसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। तो डेफिनेशन ये बोलती है कि गाइस सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो डिफरेंट वैल्यूज व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस इन द सेम क्रिस्टल। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे एनआइसोट्रोपिसिटी, या कह सकते हैं कि एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। वहीं पे ऑन द अदर हैंड वी हैव आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक कौन है हमारे पास में? अमोर्फस है, क्योंकि वहां का पैटर्न बड़ा रैंडम है,
हर डायरेक्शन से वही रैंडमनेस मिल रही है, लेकिन यहां पे इतना फिक्स्ड है कि हर डायरेक्शन से आप एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको मिल रहा है, जिसके चलते आपको प्रॉपर्टीज भी डिफर हो रही है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोट्रोपिसिटी क्या है? वैल्यू ऑफ ए फिजिकल प्रॉपर्टी, एनी फिजिकल प्रॉपर्टी वुड बी सेम अलोंग ऑल द डायरेक्शंस, चाहे किसी भी डायरेक्शन से जाए, और सिमिलर पैकिंग मिलेगी आपको ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि सब तरफ रैंडमनेस फैली हुई है। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल की जब बात करेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आपको पता होना चाहिए क्रिस्टल्स तो होंगे ही, अनडाउटली उन्हें हम क्रिस्टल्स ही बोलते हैं, लेकिन ये कौन से क्रिस्टल्स होते हैं, एक दो एग्जाम्पल देखिए। जैसे क्वार्ट्ज, मिनरल जितने भी होंगे सारे वो हमारे इस तरह की फॉर्म में आएंगे, जैसे कैल्साइट, शुगर, माइका, डायमंड्स, स्नोफ्लेक्स, रॉक, कैल्शियम फ्लोराइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड एलम। इनफैक्ट आपका NaCl क्रिस्टल ले लीजिए या मेटल्स भी ले लेंगे तो वो सब इस तरह की प्रॉपर्टीज को इंपार्ट करते हैं। अब बात करते हैं अमॉर्फस वालों की। तो अमॉर्फस के अंदर कौन कौन आ जाएगा? जैसे प्लास्टिक्स हो गए, ग्लास, रबर, मेटालिक ग्लास, पॉलीमर्स। देखिए पॉलीमर जितने भी होते हैं, अब वो चाहे बेकेलाइट हो, चाहे मेलामाइन हो, चाहे पॉलीथीन हो, चाहे पॉलीप्रोपीन हो, पॉलीस्टाइरीन हो, सबके सब आएंगे आपके अमॉर्फस के अंदर। और लिखा हुआ है टार, फ्यूज सिलिका, थिन लेयर, लुब्रिकेंट एंड वैक्स। तो ये सारी चीजें आपके आती हैं अमॉर्फस के अंदर। तो आई होप आपको पसंद आया होगा क्रिस्टलाइन अमॉर्फस का ये मजेदार कॉन्सेप्ट, और इसमें हम लोगों ने बहुत सी चीजें कवर की, डिफरेंस किया इन दोनों के बीच में। लेकिन क्या आपको पता है कि एक और टाइप के सॉलिड भी होते हैं, एक और भी इन दोनों के अलावा टाइप होते हैं, जो होते बेसिकली क्रिस्टलाइन है लेकिन दिखते हैं अमॉर्फस, क्योंकि इसके अंदर पैटर्न जो होता है, जो सेम पैटर्न होना चाहिए था अरेंजमेंट का, वैसा है, लेकिन एक लिमिटेड लेवल पे है। तो इसका क्या नाम है, इसे जान लेते हैं। क्या आप लोगों को कुछ गैस करना है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर नए तीसरे टाइप का मटेरियल का नाम क्या है, जो बेसिकली इसी साल एनसीईआरटी में ऐड हुआ है, और हम लोग इसको जानने वाले बड़े डिटेल में। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि सर ये फर्स्ट क्लास है क्या? बिल्कुल गाइस, ये फर्स्ट क्लास है इस सीजन की, लेकिन आने वाले इस पूरे सीजन के अंदर मैं आपको पूरा 12th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री कराने वाला हूं। तो मजे से बने रहो और पढ़ते रहो, और मुझे आंसर दीजिए। अभिषेक ने मुझे बताया कि सर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं क्वार्ट्ज, तो आप बहुत अच्छी बात है बेटा, बधाई हो आपको, काफी मजेदार बात आपने बताई मुझे। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि अपार्ट फ्रॉम क्रिस्टलाइन अमॉर्फस कौन से टाइप के सॉलिड्स होते हैं, और वो मुझे जानना है मेरे कमेंट सेक्शन में, जो मुझे अभी तक आंसर मिल रहे नहीं है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। इस तीसरे अनोखे टाइप के इस पैटर्न का नाम है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। यस गाइस, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जान लेते हैं कि पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड होते क्या है। देखिए क्या होता है कि कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो दिख रहे हैं अमॉर्फस, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो है माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मतलब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तो है, लेकिन माइक्रो का मीनिंग ये हो गया कि कुछ पर्टिकुलर डोमेन उनका क्रिस्टलाइन की तरह एक्ट कर रहा है। तो क्या होगा कि जब अल्टीमेटली आप ओवरव्यू लेंगे तो आपको लगेगा कि रैंडम अरेंजमेंट है, लेकिन अगर आप बात करेंगे इंडिविजुअली किसी डोमेन में घुस के, तो बोलेंगे कि सर यहाँ पे पैटर्न बड़ा रेगुलर पैटर्न है। तो यही होता है। क्या होता है, जैसे मान के चलिए बहुत बड़े इस रॉक के अंदर मैं बात करूं, तो इस रॉकी स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं मान के चलिए कुछ इस तरह से डाल देता हूं, इस रॉक के अंदर अगर मान लीजिए डिफरेंट टाइप के कुछ मिनरल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये है, मान के चलिए CaF2, ये वाला है मान लीजिए CaCl2, ये है कैल्शियम सल्फेट, ये है ZnS, ये है NaCl। अब इस पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप के कंपाउंड की वजह से जो इनका अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, और ये बेसिकली दिखने में तो लग रहा है कि सारे अरेंजमेंट अलग अलग हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप माइक्रो क्रिस्टलाइन लेवल पे जाएंगे, एक डोमेन को ऑब्जर्व करेंगे, तो आप बोलेंगे कि यार पैटर्न तो बड़ा सेम है, यहां वाला NaCl का पैटर्न सेम है, यहां ZnS का पैटर्न सेम है। तो ये इस टाइप के कंपाउंड जो दिखते अमॉर्फस हैं लेकिन होते क्रिस्टलाइन है, इनके माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग नाम देते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सब्सटेंस। और ये एक तीसरे टाइप का कंपाउंड हो गया अपार्ट फ्रॉम क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन वाले सॉलिड जो है वो हमारे लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट दिस एंटायर चैप्टर, क्योंकि उनके ऊपर हम लोग स्टडीज करते हैं, उनकी बहुत सारे प्रॉपर्टीज जानते हैं, उनके यूनिट सेल्स हम लोग आगे चल के जानेंगे, क्रिस्टल सिस्टम जानेंगे, लैटिसेस के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ब्रावाइज लैटिस पढ़ेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल्स की बहुत सारी डिटेलिंग करेंगे। तो इसीलिए हमारे लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्लास में मैं ये भी डील करने वाला हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को कैसे हम लोग बेसिकली क्लासिफाई करते हैं 4 कैटेगरीज में। तब तक के लिए इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग में जान लेते हैं। क्या कहा इन्होंने कि द ग्रेन्स आर सेपरेटेड बाय ग्रेन बाउंड्रीज एंड नॉर्मली हैव रैंडम क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन। यानी आपके जो छोटे छोटे डोमेन्स बने हुए हैं, छोटे छोटे आपके जो ग्रेन साइज के माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, वो वहां पे बाउंड्रीज के थ्रू डिफरेंशिएट किया गया है। और अलग अलग क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन में अलग अलग इनको आपको नॉर्मल जो आपका अरेंजमेंट है वो मिलेगा। मोस्ट इनऑर्गेनिक सॉलिड, फॉर एग्जाम्पल ऑल कॉमन मेटल्स, मेटल जो हो गए वो इसकी कैटेगरी में आएंगे, सिरेमिक्स जो हो गए वो इसकी कैटेगरी में आएंगे, रॉक्स, आइस एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड। आई होप आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा। तीसरे टाइप का ऐसा कह सकते हैं ऐसा टाइप सॉलिड्स का जो बहुत ही मिलता जुलता था और एक तरीके से हाइब्रिड था दोनों का ही। तो ये पूरे लेक्चर के अंदर हम लोगों ने थ्योरी पार्ट बहुत इजीली कवर कर लिया है। अब टाइम आता है थोड़े से क्वेश्चंस का, और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जस्ट यहीं पे। द क्वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज कनेक्ट द करेक्ट रेड बबल टू द ग्रे वन। यानी भाई साहब यहां पे देखिए दो टाइप के बबल्स हैं। एक बबल क्या है, ग्रे वाले हैं, जो ग्रे वाले बबल हैं उस पे है क्रिस्टलाइन और अमोर्फस, और जो रेड वाले उनमें है आपके पास में पोटाशियम, मेलामाइन, आइस, वुड, सिलिका। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि बताइए कि कौन सा किससे कनेक्ट किया जा सकता है, बताइए, स्टार्ट कीजिए। मुझे आंसर जानना है कि क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के इस डिफरेंस में कौन से कंपाउंड क्रिस्टलाइन है, कौन से अमोर्फस हैं, चेक करिए। बात करें सिलिका की, सिलिका क्या है भाई आपका, SiO2, और एक मान लीजिए इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है SiO2 मिनरल वाला, उसे आप कंसीडर करो, ये बन गया C बन गया, मतलब ये क्रिस्टलाइन हो गया। वुड क्या है भाई, वुड क्या होता है, वुड मोर और लेस एक जो वुड होगा वो आपको कट करने के बाद में रफ सरफेसेस प्रोड्यूस कर रहा था, यानी सॉलिड तो है लेकिन है क्या, अमोर्फस है। ये देखिए पोटाशियम, पोटाशियम क्या होता है, पोटाशियम के क्रिस्टल्स आपने देखे होंगे। पोटाशियम को हिंदी में हम लोग फिटकरी बोलते हैं, जिसे पानी के प्योरिफिकेशन में यूज किया जाता है या फिर ब्लड के क्लॉटिंग से रिलेटेड चीजों में यूज किया जाता है। तो पोटाशियम का बेसिकली मेजर पर्पस क्या है, वो भी जो है आपके स्ट्रक्चर वाइज जो होगा क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये हो गया आपका क्रिस्टल। ग्रेफाइट क्या है बेटा, ग्रेफाइट किसी भी पर्टिकुलर एलोट्रोपिक फॉर्म की बात करें कार्बन में, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 तरह के उसके पास में क्रिस्टेलोग्राफिक या क्रिस्टलाइन इसके ये होते हैं एलोट्रोप्स। कौन कौन से हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। उसके अलावा अगर बात करें जो कि आपके पास में अमोर्फस फॉर्म होती है, उसमें आते हैं टार या आपका चारकोल आ गया, तो ग्रेफाइट बेसिकली किस में अंदर आ जाएगा, क्रिस्टलाइन के अंदर आ जाएगा। आइस क्या होता है, आइस क्या होता है गाइस, कि आइस में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डेड पैक होके क्रिस्टल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और आपको पता ही होगा ना यार, वाटर जब फ्रीज होता है तो क्या आइस क्यूब्स बनते हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं, तो वो बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और बात करते हैं अब यहाँ पे एक बचा हुआ मेलामाइन। मेलामाइन, वाह यार ये तो मजेदार नाम हो गया, मेलामाइन। तो मेलामाइन बेसिकली आप जानेंगे कि एक पॉलीमर है, और इस पॉलीमर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे 12th स्टैंडर्ड के एक चैप्टर जिसका नाम है पॉलीमर्स। तब तक के लिए आप जानेंगे सारे पॉलीमर्स मैंने बताया था किस कैटेगरी में हम लोग इसको लेते हैं, ये सारे के सारे अमोर्फस होते हैं। तो अभी फटाफट से इसका सोल्यूशन पे आते हैं। मुझे कुछ आंसर मिले हैं। ऋषिश बोल रहे हैं कि सर मेलामाइन लिखा उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये क्रिस्टलाइन है कि अमोर्फस है। अभिषेक कह रहे हैं कि ग्रेफाइट इज क्रिस्टलाइन, वेरी नाइस। फिर मुझे कहा जा रहा है कि हाउ वी गेट लेक्चर स्लाइड्स, ये आपको मिल जाएंगे, इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे यहाँ पे भी, और टेलीग्राम के चैनल के थ्रू आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो अभी आ जाते हैं हम लोग इसके लिए आप बेसिकली सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल के ऊपर, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे चले जाइए ताकि आप लोगों को सही राह मिल जाए आने वाले ऑनवर्ड जो चैप्टर्स होंगे या लेक्चर्स होंगे उनके लिए। चलिए फटाफट से इसे सबमिट करते हैं। पोटाशियम जो है हमारे पास में वो अमोर्फस नहीं है भैया, कहाँ ले जा रहे हो, क्रिस्टलाइन की तरफ लाओ। ग्रेफाइट भी आपका क्रिस्टलाइन है, आइस भी क्रिस्टलाइन है, और सिलिका भी हमने मान लिया क्रिस्टलाइन है। तो बचे हैं 2, वुड बचा है, और भैया मेलामाइन कहाँ जाओगे, इधर आओ। क्या मैं इसे सबमिट कर दूं, चलिए सबमिट करते हैं, और इट इज शोइंग मी वाओ। तो वाओ की बात नहीं है, कोई मिरेकल नहीं हो गया है, हमने कुछ चीजें जानी और हम लोगों ने उनको इंप्लीमेंट किया और हमसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज व्हाट।
यानी अगर आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर करते हैं तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलती है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया हमारा, थर्मल कंडक्टिविटीज हो गई। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली कहलाती क्या है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या ये आइसोट्रॉपिक है? आइसोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता था, सेम प्रॉपर्टीज मिलेंगी सेम डिफरेंट डायरेक्शन से। एनाइसोट्रॉपिक मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। मेलेबिलिटी का मीनिंग बिल्कुल अलग है गाइस, मेटल्स मेलेबल होते हैं, दैट मींस कि उनसे हम लोग शीट्स बना सकते हैं। और डक्टिलिटी क्या होता है, उससे हम लोग वायर स्ट्रेच कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी हमारा पार्ट नहीं है। अभी आ जाते हैं हम लोग कि डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, और काफी अच्छे अच्छे आंसर्स मिल रहे हैं। सभी लोगों ने एनाइसोट्रॉपिक दिया है, अभी तक मुझे जितने भी आंसर मिले हैं सारे के सारे आंसर्स एनाइसोट्रॉपिक बोल रहे हैं। तो गाइज आपकी बात मान के सबमिट कर देता हूं, और जैसे ही मैंने इसे सबमिट किया, वाओ मजा आ गया। तो मजा आया तो भाई अब टाइम आ गया है जेई और नीट के क्वेश्चन सोल्व करने का। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जेई 2021 का ये क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़िए और इस एक्सप्लेनेशन सीखिए मेरे साथ में। क्या लिखा हुआ है, इसमें दो चीजें दी हुई हैं, दो स्टेटमेंट है, और एक को बोला गया है ए यानी असर्शन, दूसरे को बोला गया रीजन दैट इज आर। असर्शन एक स्टेटमेंट है, रीजन उसका एक्सप्लेनेशन है। तो आपको दोनों चीजें बतानी है। समटाइम्स होता है कि असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, लेकिन एक दूसरे को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहे। समटाइम हो सकता है कि अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहां दिए हुए हैं। तो ए और आर को चलिए चेक करते हैं। पहले पढ़ते हैं कि ए क्या बोल रहा है। ए ने बोला है शार्प ग्लासेस जो होते हैं बिकम स्मूथ ऑन हीटिंग एंड इट इज अप टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ओके, इसको थोड़ा हिंदी में समझ ले। शार्प ग्लासेस जो होते हैं उनके एजेस स्मूथ होने लगते हैं अगर हम लोग उनको हीट करते हैं। सही बात है। रीजन क्या बोल रहा है, विस्कोसिटी ऑफ द ग्लास डिक्रीजेस ऑन मेल्टिंग। बिल्कुल सही बात है। जब आप किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को हीट करते हैं तो पार्टिकल्स के एनर्जीज बढ़ जाते हैं, इस एनर्जी की वजह से उनके बीच की बॉन्डिंग कम होने लगती है। जब बॉन्डिंग कम होने लगेगी तो जो विस्कोसिटी, जो बेसिकली प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की जिसमें दो लेयर आपस में एक दूसरे के बॉन्डिंग में रहती है, तो बॉन्डिंग हटने लगेगी। तो आप कह सकते हैं कि मेल्टिंग से विस्कोसिटी कम होती है। सही बात है, बट क्या ये इसका सही आंसर है? तो गाइस आप पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइन वर्सेस अमोर्फस, और इसका आपको आंसर पता होना चाहिए कि आपने सीखा था कि ग्लास एक अमोर्फस टाइप का सॉलिड है, और अमोर्फस के अंदर जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर थे वो एग्जिस्ट नहीं करते, जो बॉन्डिंग है वो शॉर्ट रेंज होती है। यानी यहां पे पैकिंग कुछ और, वहां पे पैकिंग कुछ और। इसी वजह से एक रेंज के अंदर इनकी मेल्टिंग होती है। इस मेल्टिंग के प्रोसेस के अंदर जो आपके एजेस होने लगेंगे वो स्मूथ होने लगेंगे, मेल्ट होने लगेंगे, लेकिन नॉट इंटायरली, थोड़ा बहुत पार्ट। क्यों? क्योंकि ये मेल्टिंग पॉइंट एक्सिस्ट करता है एक रेंज के अंदर, मेल्टिंग होती है एक रेंज के अंदर, जिसकी वजह से ये मेल्ट तो होने लगेगा, लेकिन ये रीजन विस्कोसिटी जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। विस्कोसिटी एक बिल्कुल डिफरेंट, एक कह सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों बातें सही लग रही हैं? बातें तो दोनों सही लग रही हैं, लेकिन क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है? आप बोलेंगे नहीं सर, ये दोनों बातें सत्य हैं, लेकिन एक रीजन असर्शन का रीजन नहीं हो सकता। इसलिए मैं पिक करूंगा बी। ओके, आंसर्स में सबने बी लिखा है, इसका मतलब काफी स्मार्ट हो गए आप लोग। जेई 21 के लेवल के क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं, वेरी नाइस। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इसको बी को पिक किया मैंने। द मोमेंट आई सबमिट इट इज शोइंग मी कूल। कूल की कोई बात नहीं है, ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में हम लोग बहुत इजीली चीजें डील कर पा रहे हैं। जेई मेन 2019 का एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है कि द अमोर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका इज व्हाट। अमोर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका इज व्हाट। तो देखिए गाइस, इसमें तो संजय सर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक रोट लर्निंग का क्वेश्चन हो गया, ये एक लर्निंग वाला क्वेश्चन हो गया। यहां पे आपको जानने की जरूरत है, जो मैं बता देता हूं आपको, कि जो हमारा सिलिका जो होता है, सिलिका बेसिकली जिसका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह सकते हैं, SiO2 जो है वो 3 डायमेंशन के अंदर n मैंने यूनिट ले ली। अब ये जो होगा इस तरह से कुछ भी अटैचमेंट होगा इसका, अगर ये अरेंजमेंट फिक्स हो गया तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म हो गई। अगर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं है तो उसके केस में क्या हो सकता है कि रैंडम अरेंज्ड हो तो ग्लास बन जाएगा। तो ये याद रखें, जो क्वार्ट्ज है, ट्रिडिमाइट है और क्रिस्टोबेलाइट, ये तीनों क्रिस्टलाइन फॉर्म होती हैं किसकी? सिलिका की, जिसे SiO2 मैंने नाम दिया है, जिसका केमिकल कंपोजिशन SiO2 है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और N यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है कितने मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन में एडेड है। तो ओनली थिंग विच इज कीसेल-गुर, द कीसेल-गुर इज द थिंग जो कि SiO2 यानी सिलिका की एक ऐसी यूनिट है जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ना एग्जिस्ट करके एमोर्फस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ये तो रोट लर्निंग का गेम है, लेकिन अगर आज आपने इसको जान लिया तो लेटर ऑन इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से डील कर पाएंगे। लेकिन हम लोग धीरे धीरे चल के, जब हम लोग
हमारा आगे चल के मिनरलोजी बेस्ड चैप्टर आएगा मेटलर्जिकल, वहां पे हमें आइडिया लग जाता है कि हमारे पास में कौन कौन से बेसिकली क्रिस्टल्स होते हैं, किस तरह के मिनरल्स होते हैं, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। लेकिन अभी के लिए इस क्वेश्चन में जानना जरूरी है कि कीजलगुर इज द फॉर्म ऑफ सिलिका दैट एग्जिस्ट एज अमोर्फस, नॉट एज द क्रिस्टलाइन। तो चलिए इसे सबमिट करके देखते हैं। इसमें देखिए काफी लोगों ने कीजलगुर लिखा है, कुछ लोगों का डाउट भी है कि सर ये थोड़ा समझा नहीं, क्योंकि बेटा ये रोट लर्निंग का क्वेश्चन है। ये ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मुला समझाया हमने x = y² और आपने पुट कर दिया। चलिए सबमिट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, और सबमिशन के बाद में ये निकल के आ रहा है वाओ। तो गाइस कैसा लगा आपको ये पूरा लेक्चर? आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा। अब ऐसे ही जो क्वांटिटी सीरीज बनी हुई इसको बना के चलिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डील करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्योंकि ये पूरा चैप्टर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर ही बेस्ड रहेगा। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी हम लोग डील करेंगे यूनिट सेल से, क्रिस्टल से, और उनके बेसिकली लैटिस पॉइंट से, और किस तरह के वेरिएशंस वो शो करते हैं, और क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों इतनी सिमेट्रिक है। ये सारी कहानी के सरप्राइजिंग चीजों को जानिए आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए इम्बाइबिंग करते रहो, मजे करते रहो, और प्रीवियस ईयर के जे और नीट के क्वेश्चंस भी मेरे साथ लगाते रहो। मैं हूं आपका केमिस्ट्री विज़र्ड संजय आर्या। तब तक के लिए आप लोग कीप इम्बाइबिंग एंड कीप वेटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। बाय बाय फॉर द डे गाइस। Keep imbibing. We believe in you.